हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है और जो आपकी हिंदी ये सब्जेक्ट है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी तन से बताने जा रहे हैं जो आपकी MIL हिंदी है, जो इसके सेमेस्टर 4 स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो आपका देखिए यूनिट जो आपका 4 है, उसका जो चैप्टर 2 है, इसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। यहाँ पर हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो कि आपके पेपर में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, भोला राम का जीवन का सार लिखिए। मतलब जो उनके जीवन के बारे में आपको बताना है कि उसका जीवन कैसे व्यतीत हुआ, जीवन का सार अपने शब्दों में आपको लिखना होता है। तो एक ये क्वेश्चन है, एक इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चन कंप्लीट आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट। मतलब इसमें कहानी में हम आपको पहले ही बता देते हैं कि इस कहानी का मतलब क्या है, जो कि हम पढ़ने से पहले। तो इसमें एक भोला राम का जो एक आदमी है, जो कि उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो उसकी आत्मा होती है ना, जो कहते हैं ऊपर भगवान के पास नहीं पहुंची, बीच में ही रह गई है। उसकी कोई इच्छा होती है जो अधूरी रहती है, जो कि उसके लिए वो जमीन पर ही उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो भगवान लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं कि इस व्यक्ति की आत्मा कैसे अभी तक हमारे पास नहीं आई। तो ये उसकी आत्मा ना जाने के पीछे एक कारण ये होता है कि एक वो दफ्तर में काम करता है, तो वहाँ की जो उसके 5 साल की जो पेंशन होती है ना, वो वहाँ पर रुकी रहती है और किसी कारण उसकी पेंशन को उसको प्राप्त नहीं होता। उसके लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत करता है और वो चक्कर काटता है जब भी उसकी पेंशन उसे प्राप्त नहीं होती है। तो ये सब समस्या के बारे में जब वहाँ भगवान डिस्कशन करते होते, तो एक नारद नाम के जो भगवान होते हैं वो उनके आते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस समस्या का समाधान करूंगा, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और मैं देखूंगा कि वहाँ क्या समस्या है, कि इसकी आत्मा हमारे पास क्यों नहीं आई। तो वो सब जाते हैं, वहाँ पता लगाते हैं, सरकारी कर्मचारियों से मिलते हैं, उनकी पत्नी से मिलते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी पेंशन में उनकी आत्मा रुकी पड़ी है उनके कागजों में। जब तक उनके घर में पेंशन प्राप्त नहीं होगी 5 साल की, तो उसके बाद वो उनको नहीं मिले जाएंगे ऊपर। तो नारद जी उनको कहते हैं कि मैं आपको यहाँ लेने आया हूँ, आपको स्वर्ग में जाना है, तो आप हमारे साथ चलिए। जब भी वो भोला राम जी मना कर देते कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। तो यही इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है, जो कि हमने आपको बता दिया। अब एक बार आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं, अच्छे से देखिए, हम पढ़ के बताते हैं। तो आंसर यहाँ से स्टार्ट है, एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं। भोला राम का जीव। भोला राम के एक ऐसे जीवन की कथा है जो मृत्यु के बाद यमदूत की पर्याप्त सावधानियों के बावजूद यमराज के दरबार में नहीं पहुंच पाता। धर्मराज, चित्रगुप्त और यमदूत सभी इन नई समस्याओं से परेशान है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इन नई स्थिति पर सोच विचार करते हुए वे अनुमान लगाने लगते हैं कि आजकल पृथ्वी लोक में भ्रष्टाचार और राजनीतिक दाव पेच का बोलबाला है। कहीं भोला राम की आत्मा भी तो इन दाव पेचों का शिकार नहीं हो गई, परंतु यह अनुमान निराधार प्रतीत होता है, क्योंकि वह किसी प्रभावशाली व्यक्ति की आत्मा नहीं, वह तो एक अति सम्मानित नागरिक की आत्मा थी, जिससे किसी का कोई भी स्वार्थ सिद्ध नहीं हो सकता था। इस विचार विमर्श के दौरान नारद जी का प्रवेश होता है। वो इस विचित्र समस्या के समाधान हेतु जांच पड़ताल का दायित्व लेते हैं और भोला राम का नाम पता पूछकर उनकी खोज में पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर इतने में आपको क्या समझ में आया? जैसे कि आपको बताया जा रहा है, एक भोला राम का आदमी है जिसके जीवन के बारे में यहाँ बात की जा रही है। उनकी मृत्यु हो चुकी है, जो कि यमदूत उसको लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जो वहाँ पर एक समस्या आ जाती है कि जो यमराज के पास उसकी आत्मा अभी तक नहीं आई है। तो उसकी आत्मा कहाँ भटक रही है, ये सब चिंता उनको बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है भगवान लोगों को। तो वो सोचते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, राजनीतिक दाव पेचे होते हैं, तो क्या उसकी आत्मा उन्हीं में तो नहीं फंस गई है। तो वो इसके लिए जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ नारद जी आ जाते हैं। वो कहते हैं इसका दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मैं पृथ्वी पर जाऊँगा और मैं समस्या का समाधान करके आऊँगा। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आए। इसके आगे देखिए, स्वयं प्रथम के भोला राम के घर पहुंचते इस आशा से कि संभव किसी ऐसे स्रोत का पता लग सकते हैं जिसके प्रतीक भोला राम का मोह हो और उसकी आत्मा वहीं भटकती हो। तो वो नारद जी उनके घर आके जांच पड़ताल करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि क्या पता कि भोला राम जी का कुछ ऐसा चीज वहां पर अटक गया हो, जहाँ पर उनको मोह माया हो, उनसे वो इसीलिए अटक गए हो। बातचीत से उन्हें मोह माया का कारण तो ज्ञात नहीं होता, बस यही पता लग जाता है कि सरकारी दफ्तर से रिटायर होने के 5 वर्ष भी उनकी पेंशन नहीं मिल सकी। तो बातचीत किए तो उससे ये पता तो नहीं चला कि उनकी मोह माया क्या चीज़ है, लेकिन उनको एक बात वहाँ पता चली कि जो दफ्तर है वहाँ पर काम करते थे, वहाँ से 5 साल हो गए उनको रिटायर हुए, लेकिन उनकी जो पेंशन है ना, अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुई है। उसे पाने के लिए वो निरंतर प्रयत्न करते हैं, परंतु सब व्यर्थ है। मतलब भोला राम जी उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे, लेकिन वो सारा कुछ बेकार हो गया, उनको नहीं मिला।
नियमित आय के अभाव के भूखे मरने की नौबत आ गई और उनके पास जो नियमित आय के साधन खत्म हो चुके, जो कि पैसे खत्म हो गए, तो उनको ये हुआ कि जो भूखे मरने की उनके ऊपर साधन आ चुकी है, नौबत आ चुकी है। भोलाराम की पत्नी नारद जी से आग्रह करती है कि वे उसकी पेंशन के लिए प्रयत्न करे, जिससे कि उसके परिवार का पेट भर सके। नारद जी सरकारी दफ्तर में जाते हैं जहां कि भोलाराम की पेंशन की फाइलें रुकी पड़ी है। तो जो नारद जी की जो उनकी पत्नी है भोलाराम जी की, वो कहती है कि आप जाइए, थोड़ा पता कीजिए कि मेरे पेंशन को मिल जाए, जिससे कि मैं अपने घर के परिवार के पेट पाल सकूं। तो नारद जी दफ्तर में जाते हैं। दफ्तर के कर्मचारियों से ज्ञात हुआ कि भोलाराम की अर्जियां पर इसलिए निर्णय नहीं लिया जा सका कि उन वजन नहीं रखा गया था। अवतार हवा में उड़ गई। दफ्तर में इतने सारे पेपर वेट रखे होने के बावजूद वजन न रखने के कारण भोलाराम के दस्तावेज उड़ने की बात नारद जी की समझ नहीं आती। वे बड़े साहब से मिलते हैं। वे संकेतों से नारद जी को पेपर वेट का अभिप्राय समझाने का प्रयत्न करते और अंत में नारद जी की वाणी को ही वचन की वाणी रखने की बात करते हैं। नारद जी से सहमत होते हुए बड़े साहब भोलाराम की फाइलें मंगाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि जो दफ्तर में जाते हैं तो उनको पेपर वेट का मतलब कुछ समझ नहीं आता कि उनकी फाइलें कैसे उड़ गई, कुछ उस पर नहीं रखा गया था। तो बड़े साहब से मिलते हैं, जो कि नारद जी से बातचीत करने के दौरान उनको समझाया जाता है और वो उनके फाइलों को मंगाते हैं भोलाराम जी को। ठीक है, भोलाराम का जीवन उसी फाइल में था और उनकी आत्मा कहाँ थी, उसी फाइल के अंदर छुपी पड़ी है। अपना नाम सुनकर वह समझता है कि शायद उसकी पेंशन के आदेश लेकर डाकिया आ गया। तो जब भोलाराम जी को पता चला, उनके नाम सुनते हैं, तो उसको लगता है कि ऐसा पेंशन का जो होता है ना, डाकिया आया उनकी चिट्ठी लेके। देखते नारद जी उसे समझाते हैं कि वे उसे स्वर्ग ले जाने के लिए आए, परंतु भोलाराम के जीव के लिए स्वर्ग का कोई आकर्षण नहीं, क्योंकि उसका मन तो उसके पेंशन के कागजों में ही अटका है। अतः वे नारद जी के साथ जाने से इनकार कर देते हैं। तो नारद जी बताते हैं भोलाराम को कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आता हूँ, स्वर्ग में ले जाना है, आप चल सकते हो हमारे साथ। तो वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, जब तक ये पेंशन के कागजों में उसका प्राण अटका है, जब तक ये सब सॉल्व नहीं होगा, उनकी घर वाले को कागज पत्र के बारे में पेंशन उनको प्राप्त नहीं होगी, वो नहीं जा सकते। तो फाइनली यही था इस कहानी का सार, कि जो कहानी में क्या बताया गया, क्या समस्या किसके साथ, भोलाराम जी के, वो एक मरे हुए व्यक्ति है जो कि उसकी आत्मा के ऊपर ये कहानी पूरी लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है, भोलाराम का जीवन का प्रतिपाद या मूल संवेदना लिखिए। तो आपसे प्रतिपाद पूछे या मूल संवेदना पूछे तो ये आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इसको पूरी अच्छी तरह से आपको कहानी में बता दी, इसको तो आप भूल नहीं सकते। अगर आपको देखो भोलाराम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, तो ये कहानी के बारे में भी आप थोड़े बहुत आंसर में लिख सकते हो कि ऐसे ऐसे उनके साथ होता था। तो आंसर देखते हैं इसका। हरिशंकर परसाई की रचना दिन प्रतिदिन के जीवन में घटने वाली घटनाओं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अंतर्विरोधी की पहचान कराती है। परसाई जी को वर्तमानता का रचनाकार कहा जाता है। वे प्रसंग और घटना के वे लोग स्थिति को जो अभी तक साहित्य की दुनिया से बाहर रखी जाती थी, परसाई जी उन्हीं की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। भोलाराम का जीवन नामक इस रचना का मुख्य विषय भ्रष्टाचार भी हमारे जीवन की एक ऐसी समस्या पर आधारित है जिससे हम में से अधिकांश को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जूझना ही पड़ता है। ये भ्रष्टाचार किसी एक स्तर पर नहीं, पूरी की पूरी व्यवस्था में व्याप्त है। चपरासी से लेकर बड़े बड़े अफसर तक इसमें लिप्त है और किसी विषय पर उनके विचार मिले ना मिले, परंतु इस मामले में उनके परस्पर सहयोग देखते ही बनता है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक भ्रष्टाचार को उजागर करना प्रस्तुत रचना का लक्ष्य है। यह एक प्रकार का स्मारक रोग है जिसके प्रकोप को हम सभी को किसी न किसी रूप में झेलना पड़ता है। तो देखो इसका मतलब यही है कि जो इस राइटर है, इनके हरिशंकर परसाई, इनकी रचनाओं में इन्होंने बताया कि जो समाज में कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी समस्या को सभी व्यक्ति को वो झेलना पड़ता है, सबको ये कभी ना कभी सामना करना ही पड़ता है। और इसमें बताया जा रहा है किसी का जो सहयोग के लिए किसी का मन मिले या ना मिले, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में जहाँ आ जाए, पैसों के मामले में सभी एक जैसे अफसर, चपरासी से लेकर अफसर सभी के सहयोग होने लगते हैं और सभी जो एक साथ होने लगते हैं, परस्पर सहयोग देखने को बनते रहते हैं और मिलने लगते हैं। तो जो समाज में जो बुराइयां हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो देखने को उनके सभी लक्ष्य को जो इनकी रचनाओं में रेखांकित किया गया है कि कैसे समाज को प्रकोप को ये इन सभी जो राजनेता होते हैं ये सभी अपने अंदर लेते जा रहे हैं। इसके आगे देखते हैं। यह
रोग रेल डाक विभाग में है, सार्वजनिक क्षेत्र में है, राजनीतिक में है, कोई भी हो इससे अछूता नहीं है। महाराजा आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चलता है। तो मतलब कहना चाह रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी से लेकर जो रेल विभाग हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, राजनीतिक हो गया, सभी में भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलेगा। कहीं से अछूत नहीं है, मतलब कहीं से नहीं, पृथ्वी पर ये आज का व्यापार सा बन गया है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं और उस रास्ते में ही रेलवे वाला उड़ा लेता है। मतलब कि आपको पता है कि लोग अपने दोस्तों को पार्सल के जरिए जो कुछ चीज़ें भेजते हैं, वो रास्ते में रेल डाक वाले क्या उड़ा लेते हैं, मतलब गायब कर देते हैं। जैसे ऑनलाइन डिलीवरी होता है, उसमें ही देखते हैं कि वहाँ कंपनी से तो पैकेट सही आता है, लेकिन बीच में जो आपको देते हैं वो बीच में ही गायब कर देते हैं, सामान चेंजिंग कर देते, कुछ गलत कर देते, खराब चीज़ें रख लेते। तो यही सब भ्रष्टाचार होती है। तो देखिए इसके आगे क्या बताया जा रहा है। पार्सलों के मौज रेलवे के अफसर पहनते हैं, जो भी पार्सल आते हैं वो सबके मौज लेते। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं, मतलब उड़ा देते, मार देते। विरोधी मतलब उनके कोई खिलाफ नेता आ रहा है उसको उड़ा के बंद कर देंगे, हटा देंगे अपने रास्ते से, कि हमारे रास्ते के बीच में कोई ना आए। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए। मतलब नरक में मतलब कि बहुत सारे से भ्रष्टाचार जैसे लोग आ गए जो गलत कार्य करते। कई इमारतों के ठेकेदार है, जो इमारत के ठेकेदार होते हैं, जिन्होंने पूरे पैसे लेकर लेकर रही इमारतें बनाई। मतलब पूरे पैसे ले लेते और कुछ ही इमारतें बनाते, मतलब अच्छी तरह से कारीगर नहीं कराते। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए, जिन्हें ठेकेदारों से मिलकर पंचवंशीय योजना का पैसा खा जाते हैं और जो पैसे ही गायब कर देते हैं। और देखिए जो मजदूर लोग होते हैं उनकी हाजिरी लगाकर पैसा हड़प लेते हैं और बेशक वो काम पर गए ही नहीं होते हैं। इस भ्रष्टाचार का सबसे भयानक रूप पेंशन विभाग में देखने को मिलता है। सादा नौकरी पेशा व्यक्ति जीवन भर इस आशा में काम करता है कि उसके आसक्त होने पर बुढ़ापे में पेंशन का ही सहारा होगा, परंतु बिना रिश्वत लिए उससे पेंशन मिल नहीं पाती और वह भूखे मरने पर विवश हो जाता है। तो देख सकते हैं जैसे कि अभी इस कहानी में ऊपर हमने भोला राम के जीवन के बारे में, उसके सार के बारे में बताया, तो वही बताया गया कि जो एक आम व्यक्ति होता है पूरे जीवन नौकरी करता है और ये इस उम्मीद में कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो पेंशन का सहारा रहेगा, कि जो पेंशन के जरिए मैं अपना बुढ़ापे को अच्छी तरह से जी पाऊंगा। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, पेंशन देने के लिए भी उनको वो क्या कहते हैं, रिश्वत चाहिए। बिना रिश्वत के कोई बात नहीं बनती, जिसके कारण जो गरीब आदमी भूखे मरने की नौबत आ जाती है। तो ये आपको समझ में आए। इसके आगे देखते हैं। बस्तुएं परसाई जी के अन्य रचनाओं की भांति ही भोला राम का जीवन स्वतंत्रता भारत में उभरती विसंगतियों का चित्र। स्वतंत्रता के पश्चात मूल्य तिरोहित होने लगे, धन पद और प्रतिष्ठा की होड़ बढ़ गई, राजनीतिक और अपराध का गठबंधन हो गया। तो मतलब यही बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद ऐसे कुछ जो विसंगतियां होती है, गलत चीजें होती है जो उत्पन्न हुई, जो कि हो कहते हैं ना कि एक दूसरे की जो सहयोग करने लगे, राजनीतिक और अपराध एक दूसरे के सहयोग करने लगे, बचाव करने लगे, और पद के लिए धन के लिए वो सब एक दूसरे की होड़ करने लगे। देश के विकास के नाम पर अनेक योजनाएं बनाई गई कि देश के विकास में ये करेंगे वो करेंगे, योजनाएं बनाई जाती। राजनीतिक नौकरशाही और अफसरों को तिजोरियां भरने लगी और योजना बनाते जो कि हम गरीबों की ये करेंगे वो करेंगे, उसके जरिए अपनी तिजोरियां भरने में लग जाते हैं। ठीक है, परंतु आम आदमी का जीवन कठिन से कठिनत होता गया, मतलब बहुत ज्यादा ही मुश्किल में होता गया, कठिन होता गया। लेखक संकेत करता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो लेखक ये बताना चाहते हैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। स्वतंत्रता से पूर्व आम आदमी सपना देखता था, मतलब कि स्वतंत्रता से पूर्व मतलब उससे पहले की समस्या कोई भी नहीं थी, वो अच्छे से लोग जीवन जीते थे, अपना सपना देखते थे आम आदमी। खुशहाली का प्रगति का विकास का स्वप्न भंग की स्थिति तो स्वतंत्रता के बाद ही उत्पन्न हुई। मतलब जो खुशहाली को खत्म करने की जो स्थिति है स्वतंत्रता के बाद ही उत्पन्न हुई। लेखक ऐसा कहना चाहता है। मूल्यों में बदलाव, अमानवीय और क्रूर दृष्टिकोण, ये सभी स्थिति और व्यवस्था की देन है। जिस भोला राम इस आम आदमी का प्रतिनिधि है जो मृत्यु पर्यंत पेंशन के लिए भटकता है और मरने के बाद उसकी आत्मा भी वहीं भटकती रहती है। तो जो कि इस कहानी में यही बताया जा रहा है कि जो भोला राम की मृत्यु होने के बाद जो उनकी आत्मा पेंशन के अकॉर्डिंग भटकती रहती है और उसके पूरे जीवन भटकती है, यथार्थ जीवन की इन समस्याओं से उसे अपने पास में इस प्रकार
जकड़ लिया कि मरणोपरांत भी उसे छुटकारा संभव नहीं, मतलब मरने के बाद भी उसको छुटकारा नहीं मिला पेंशन के अकॉर्डिंग। यमदूत के पास से वह बच निकलता है, मतलब वहां से वो बच निकलता है, उनकी आत्मा वहां तक नहीं जाती, परंतु सरकारी तंत्र की जकड़ से मुक्ति का कोई उपाय नहीं, मतलब कि उसकी जो मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। साधु संत भी इन परिस्थितियों में निरुपाय है। जब विकास और प्रगति की बात सिर्फ कागजों पर ही रह जाती है और भोलाराम जैसे लोग और उनके परिवार हताश और भूख से तड़पते रह जाते, तो लेखक की सहानुभूति स्पष्टता इस आम आदमी के प्रतीक है। तो लेखक यही बताना चाहता है कि कैसे उस बेचारे के साथ हुआ कि आम आदमी उसकी जो यमराज से तो बच गया कि वहां पर नहीं पहुंचा, लेकिन उसकी जो आत्मा है ना कागज पत्र में ही समेटी रह गई, और जो साधु संत होते हैं उसकी मुक्ति नहीं दिला पाए। बस भ्रष्टाचार का कोई समाधान लेखक में प्रस्तुत नहीं किया और इसका कोई निश्चित समाधान भी है ही नहीं। मूल्य दृष्टि से परिवर्तन से ही समस्या उत्पन्न हुई है और यह उसी परिवर्तन से ही इसका उपाय भी निहित है। दृष्टि में बदलाव के द्वारा ही व्यवस्था में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। तो जो लेखक है इसकी कोई भी समस्या के लिए कोई भी समाधान नहीं बताया, उसने बस ये बताया जब तक कि आपके जो बदलाव जो आपकी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा तो इसकी कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा। तो इस कहानी में जो कि आपको यही बताया जा रहा है कि जो कि इनकी बुराइयों के बारे में कि जो कर्मचारी होते कैसे लोगों को सरकार परेशान करते रहते, गरीब लोगों को सताते, उनके पेंशन के पैसे नहीं देते, और वो बेचारा मरने के बाद भी अपनी कोशिश में लगा था कि उसके परिवार को उसको पेंशन दिया जाए, जिससे कि उसके कम से कम उसके परिवार को तो जीवन यापन अच्छे से जी सके, क्योंकि वो तो बेचारा मर गया, उसके तो गरीबी से बेचारे भूख से। तो यही सब इस कहानी में, तो ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है तो आप ये पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा रहा है तो जब भी आप ये आंसर ये लिख सकते हैं, कुछ ना लिखने सकते, कुछ लिख के जरूर आइएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।